भारत का शासन भारत के इतिहास के हिसाब से चल रहा है। भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अलग अलग समय पर आरक्षण देने का प्रावधान किया है। भारत की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति के रूपी कानून के हिसाब से चलता था। चौथा वर्ण था, इसको मनुस्मृति रूपी संविधान के अंदर पढ़ाई से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा। 1902 में कोल्हापुर महाराज के द्वारा जो 50% से एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन की व्यवस्था की, सरकारी नौकरियों में 1/12 हिस्सा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व किया। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र तय हुए थे उन्होंने उसके विरोध में वो अनशन पर बैठ गए कि अनुसूचित जाति का चुनाव क्षेत्र अलग हो और केवल अनुसूचित जाति के लोग उनको चुने। असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्धारित की गई और यहां से आरक्षण की शुरुआत होती है। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कई नेता और कई स्टूडेंट्स, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कई अधिकारी आरक्षण के ऊपर अचानक ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, आरक्षण का इतिहास क्या है, आरक्षण किस परिस्थितियों में लागू किया गया, आरक्षण देने के कारण क्या थे, समाज की ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें जो वर्ग पीछे छूट गए, जो वंचित वर्ग थे, जिनको मनुस्मृति के आधार पर शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से, यहां तक कि मानवता के दर्जे से वंचित किया, वो पीछे छूट गए, उनको मुख्य धारा में लाना, यानी ये एक आरक्षण का इतिहास है। और उस इतिहास को समझे बिना अगर कोई भी राजनेता या कोई अन्य व्यक्ति बयान देता है तो मैं इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य मानता हूं, क्योंकि आरक्षण पर ज्ञान बांटने से पहले आरक्षण के इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज मैं इस मुद्दे पर 4 भागों में बांटकर अपनी बात करना चाहूंगा। पहला, आरक्षण की शुरुआत कब व कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। दूसरा, आरक्षण के प्रकार क्या हैं, किस किस प्रकार का आरक्षण होता है। तीसरा, आरक्षण का आधार क्या है। चौथा, क्या इतिहास को जाने बिना किसी भी व्यक्ति को आरक्षण पर कोई अपना ज्ञान देना चाहिए। और पांचवा, क्रीमी लेयर व ईडब्ल्यूएस। क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर मैं आज आपसे बात करने आया हूं। साथियों, ये तो हम और आप सब जानते हैं कि आज भारत का शासन भारत के इतिहास के हिसाब से चल रहा है। भारत के संविधान ने, संविधान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अलग अलग समय पर आरक्षण देने का प्रावधान किया है। लेकिन इससे पहले आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई और आरक्षण का जनक कौन है, संविधान में आरक्षण का प्रोविजन क्यों आया, इसको जानने के लिए हमें भारत के इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। क्योंकि आज के संविधान से पहले करीब 1.5-2 हजार साल तक भारत की सामाजिक व्यवस्था का संचालन मनुस्मृति के रूपी कानून के हिसाब से चलता था। और मनुस्मृति में हिंदू समाज को 4 वर्ण में बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का वर्ण भी ब्राह्मण है और जाति भी ब्राह्मण है। क्षत्रिय का वर्ण भी क्षत्रिय और जाति भी क्षत्रिय। वैश्य का वर्ण भी वैश्य और जाति भी वैश्य। लेकिन अगर किसी शूद्र से कोई पूछे तुम्हारा वर्ण क्या है, तो वो अपना वर्ण नहीं बताएगा, और अपनी जाति पूछे तो अपनी जाति का बखान शुरू कर देगा। जितनी भी ओबीसी जातियां हैं,
जाट, गुर्जर, यादव, तेली, कुर्मी, प्रजापति, बढ़ई, लोहार, सोनार, कुमार, मौर्य, शाक्य, कुशवा, सैनी, ये तमाम जाति शूद्रों में आती हैं, जिन्हें आज के संविधान के हिसाब से ओबीसी के रूप में देश में लोग जानते हैं। ये जो चौथा वर्ण था, इसको मनुस्मृति रूपी संविधान के अंदर पढ़ाई से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित रखा। और एक पांचवा वर्ण था जो इस हिंदू सिस्टम में, इस फोल्ड में नहीं आता, वो है अछूत और आदिवासी, जो इस चारों वर्ण सिस्टम से बाहर था। इसीलिए उनको कहीं अनटचेबल, उधर साउथ में पंचम, अलग अलग रूप में जाना जाता। और जो कबीलाई लोग थे या घुमंतु जातियां थी, जो दूर दराज में शासन के कंट्रोल से बाहर कहीं रहते थे, जो बाद में आदिवासी कहलाए। तो इन वर्गों के बारे में सबसे पहले 1902 में तमाम पिछड़े वर्गों के लिए कोल्हापुर की एक रियासत के महाराज साहूजी महाराज ने 1902 में अपनी रियासत में पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। और जब मैं पिछड़े वर्ग कहता हूं तो पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तीनों समाज आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगर इतिहास के पन्नों को हम कुरेदते हैं तो हम पाते हैं 1921 में पहली बार 1902 में कोल्हापुर महाराज के द्वारा जो 50% पिछड़े वर्गों को यानी एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन की व्यवस्था की, उसके बाद अंग्रेजों ने पहली बार 1921 में इन्हीं वर्गों के लिए मैड्रास प्रेसिडेंसी के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की। तत्पश्चात 1925 में एक सरकारी आदेश के द्वारा अंग्रेजों की सरकार ने दलित छात्रों को उच्च शिक्षा में अर्धशुल्क सुविधा दी। 1927 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी नौकरियों में 1/12 हिस्सा अनुसूचित जाति के लोगों के लिए रिजर्व किया। तत्पश्चात जब हम भारत के इतिहास को कुरेदते हैं तो 1919 में भारत में साउथ बोरो कमीशन आया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साउथ बोरो कमीशन से मिले और उनको एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से तमाम अछूतों के लिए उन्होंने कई प्रकार की मांगे रखी। फिर 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के सामने भी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने अछूतों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनको राजनीति में हिस्सेदारी मिले, उनके पढ़ाई के लिए विशेष आर्थिक मदद हो, इन तमाम मुद्दों पर ज्ञापन दिया। तत्पश्चात 1930, 1931, 1932 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर हिस्सा लिया और इस देश के वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। साथ ही साथ पढ़ाई सहित उनकी आर्थिक उन्नति के लिए विशेष योजनाएं बनाने के लिए अंग्रेजों की सरकार को कन्विंस किया। और फिर 18 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। कम्युनल अवार्ड का मतलब
सांप्रदायिक पुरस्कार, ये जो सांप्रदायिक पुरस्कार था जो 1932 में 18 अगस्त को लागू हुआ, घोषित किया गया, ये इस देश में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित किए। अल्पसंख्यकों के साथ साथ बाबा साहेब के प्रयास से अनुसूचित जातियों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र तय किए गए। लेकिन गांधी जी ने सोचा कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा, तो उन्होंने अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र तय हुए थे, उन्होंने उसके विरोध में वो अनशन पर बैठ गए और इस आर्गुमेंट के साथ बैठ गए कि अगर अनुसूचित जातियों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र होगा तो इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अपने मांग पर अड़े थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी अनशन पर अड़े थे। इस बीच गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पे अलग अलग तरीके से दबाव बनने लगा और फिर वो दबाव इस हद तक बना कि कई प्रकार की धमकियां मिली कि अगर इस अनशन के दौरान गांधी जी की डेथ हो गई तो इस देश में अछूतों का नरसंहार करके उनको जड़मूल खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे हालात में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथियों ने उनके साथ चर्चा की कि अगर पूरा समाज ही जड़मूल खत्म हो जाएगा तो फिर हम ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र लेके करेंगे क्या। और इस हालात में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को समझौते के लिए सहमत होना पड़ा और 24 अक्टूबर 1932 को यह पूना पैक्ट हुआ। और पूना पैक्ट के तहत अनुसूचित जाति के लिए सीटें निर्धारित की गई, लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्ट्रेट तय हुआ। यानी जो डबल वोट की बात थी कि अनुसूचित जाति का चुनाव क्षेत्र अलग हो और केवल अनुसूचित जाति के लोग उनको चुने, उसकी बजाय संयुक्त चुनाव क्षेत्र बने। अब रिजर्व सीट पे जनरल वाले लोग भी वोट डाल के चुनते। तो इस तरीके से 1932 के बाद राजनीतिक रिजर्वेशन शुरू हुआ। लेकिन इसको असली रूप फॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार का 1935 के अधिनियम के तहत फॉर्मल तरीके से अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए रिजर्वेशन यानी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज निर्धारित की गई और यहां से आरक्षण की शुरुआत होती है। लेकिन 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्रिटिश वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने और उन्होंने देखा कि 1941 के आईसीएस के एग्जाम में इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जाना जाता है, उसमें केवल एक दलित का चयन हुआ 1941 में। और 1942 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ब्रिटिश वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर बने और एक मेंबर के तौर पर उन्होंने ब्रिटिश वायसराय को और ब्रिटिश की सरकार को इस बात को मानने के लिए मजबूर किया कि आपके तहत हमारे लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होना चाहिए। अंग्रेज सरकार ने उनकी बात को मान लिया और ब्रिटिश वायसराय ने 1943 में केंद्रीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के लिए 8.33% रिजर्वेशन लागू किया। बाद में 1946 में यह बढ़ाकर 12.33% किया गया और फिर 1948 में बढ़ाकर इसको
6% कर दिया। इसके बाद 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया था वो लागू हुआ, और लागू होने के बाद 1951 से हमारे लोगों के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो जो बना वो तो 1952 में लागू हुआ, चूंकि पहला चरण 1952 में हुआ। लेकिन शिक्षण संस्थानों में लागू करने के लिए 1951 में अमेंडमेंट करके 16(4) जोड़ा, और जिसमें अनुमति दी गई कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों सहित अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण लागू किया जाए, और संवैधानिक रूप से दोनों के लिए प्रावधान कर दिया गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।